मनीषा कुमारी यहाँ गई। हाँ देखना बेटा, शेयर हो रही है ना स्लाइड आप लोगों के साथ, शेयर हो रही होगी स्लाइड। हाँ, अब अपन बात किसी कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की, फोटोसिंथेसिस की। तो प्रकाश संश्लेषण भूमंडल पर सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक बायोकेमिकल प्रक्रिया है, प्रोसेस है। यह केवल एकमात्र प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीवों में ऊर्जा का संग्रहण होता है तथा इस ऊर्जा के उपभोग पर समस्त सजीवों का अस्तित्व संभव होता है। कुछ जीवाणु जैसे कि रसायन संश्लेषी जीवाणु ऐसे पदार्थों के ऑक्सीडेशन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद नहीं है, परंतु इनकी मात्रा नगण्य है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा हरे पादप प्रकाश ऊर्जा का भोजन अथवा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है जिसमें जल का ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन अपचयन होता है। तो इस ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बने कार्बोहाइड्रेट पृथ्वी पर उपस्थित सभी सजीवों के लिए कार्बनिक पदार्थों का स्रोत है। तो कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से संचित ऊर्जा मुक्त होती है जो सजीवों की उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक होती है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से सरल कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है और फोटोसिंथेसिस को सरल समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। क्या इक्वेशन है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2A 6 H2O 6 molecules of carbon dioxide plus 6 H2O in the presence of light and chlorophyll form C6H12O6 carbohydrate plus there is a release of oxygen। तो आइसोटोपिक ऑक्सीजन युक्त जल के प्रयोगों से ये स्पष्ट हो चुका है कि ऑक्सीजन की विमुक्ति जल से ही होती है। इसलिए अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। 6 CO2 plus 12 H2O in the presence of light and chlorophyll we get 6 C6H12O6 plus 6 H2O plus 6 O2। क्योंकि जल के 6 अणु ऑक्सीजन के 6 अणुओं को विमुक्त करने में सक्षम नहीं होते, इसलिए जल के अधिक अणुओं अर्थात हेक्सोस के एक अणु के निर्माण के लिए 12 जल अणुओं की आवश्यकता होती है। अब अपन पढ़ते हैं अबाउट द हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का इतिहास क्या है? तो सबसे पहले अपन देखते हैं, ये मेन है वुडवर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों की वृद्धि के लिए जल आवश्यक है, परंतु पौधे मृदा से भी कुछ पदार्थों को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार स्टीफन हेल्स ने 1727 में कहा, या स्टीफन हेल्स ने, जिन्हें पादपकारिकी का जनक माना जाता है, मतलब स्टीफन हेल्स इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। मतलब स्टीफन हेल्स, जिन्हें पादपकारिकी का जनक कहा जाता है, ने विचार प्रस्तुत किया कि पादप अपने पोषण का कुछ अंश वायु से प्राप्त करते हैं तथा इस क्रिया में प्रकाश भी भाग लेता है, परंतु उस समय यह ज्ञात नहीं था कि वायु में अनेक गैसेस का मिश्रण होता है। इसी प्रकार 1772 में जोसेफ प्रिस्ले ने पौधों में गैसों के विनिमय की जानकारी दी और प्रिस्ले के अनुसार पादप वायु को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। और जोसेफ प्रिस्ले ने देखा
जोसेफ प्रिस्टली ने देखा कि मोमबत्ती के जलने से हुई दूषित वायु को पादप पुनः शुद्ध कर देते हैं। इसी प्रकार बाद में आए जर्न आइंजनहाउस ने मत प्रस्तुत किया कि पादप वायु को केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही शुद्ध करते हैं, और उन्होंने यह भी प्रमाणित किया कि केवल हरे भाग ही प्रकाश की उपस्थिति में वायु शुद्ध करते हैं, जबकि नॉन ग्रीन भाग वायु को अशुद्ध करते हैं। इस प्रकार सर्वप्रथम जैन आइंजनहाउस ने देखा कि प्रकाश व क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण में, मतलब इस प्रकार जैन आइंजनहाउस ने प्रकाश व क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण में महत्व को बताया। अब अपन बात करते हैं जीन सेनेबियर, क्या लिख रहा है, JEAN, जीन सेनेबियर ने प्रमाणित किया कि पौधों द्वारा शुद्ध वायु का निर्माण अशुद्ध वायु पर निर्भर करता है, जो ये अवशोषित करते हैं। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण में दो गैसेस की सहभागिता प्रमाणित हुई। इसी प्रकार लेवोजियर ने सेनेबियर का समर्थन किया तथा बताया कि ये गैसें कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन है, और लेवोजियर ने बताया कि अशुद्ध वायु में कार्बन डाइऑक्साइड तथा शुद्ध वायु में ऑक्सीजन गैस होती है। मतलब लेवोजियर ने बताया कि अशुद्ध वायु में कार्बन डाइऑक्साइड तथा शुद्ध वायु में ऑक्सीजन गैस होती है। इसी प्रकार एनटीडी सांसर ने सर्वप्रथम प्रमाणित किया कि केवल पादप के हरे भाग प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं तथा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। उन्होंने बताया कि पादप के शुष्क भार में वृद्धि तथा मुक्त ऑक्सीजन का भार अवशोषित की गई है। उन्होंने बताया कि पादप के शुष्क भार में वृद्धि तथा मुक्त ऑक्सीजन का भार अवशोषित की गई कार्बन डाइऑक्साइड के भार से अधिक होता है। प्रयोगों में पौधों को केवल वायु तथा जल उपलब्ध करवाया गया था। अतः निष्कर्ष निकाला गया कि प्रकाश संश्लेषण में जल भी भाग लेता है, और सांसर ने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का समान आयतन प्रकाश संश्लेषण में विनिमित होता है। अब बात करते हैं पेलेटियर, जिसकी बात कर रहे हैं। पेलेटियर ने हरे पादपों में क्लोरोफिल की खोज की तथा ड्यूट्रोशर्ट ने क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषी संबंध को स्थापित किया। इसी प्रकार सेक्स ने प्रकाशमान क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च निर्माण का अध्ययन किया तथा निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि फोटोसिंथेसिस का प्रथम दृश्य उत्पाद मंड है, स्टार्च है। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को निम्न समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो N molecules of carbon dioxide react with water in the presence of light and chlorophyll to form the carbohydrate CH2ON। ठीक है, अब अपन करते हैं F ब्लैकमैन ने 1905 में बताया कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के साथ साथ एक जैव रासायनिक अभिक्रिया भी है। मतलब ब्लैकमैन ने बताया कि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया फोटोकेमिकल रिएक्शन के साथ साथ एक जैव रासायनिक अभिक्रिया बायोकेमिकल रिएक्शन भी है। और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिसे प्रकाश अभिक्रिया लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, जबकि जैव रासायनिक अभिक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, इसे डार्क रिएक्शन कहते हैं, अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार CB वॉन नील ने एक महत्वपूर्ण खोज की।
उन्होंने ये प्रमाणित किया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरे पादपों तथा कुछ जीवाणुओं में लगभग एक समान होती है। तो कुछ जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करते हैं परंतु ऑक्सीजन विमुक्त नहीं होती है। तो नील ने यह भी बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण तथा माध्यम में उपस्थित हाइड्रोजन दाता पदार्थ का ऑक्सीकरण साथ साथ होता है। यह पदार्थ जल की बजाय अन्य जैसे अल्कोहल, कार्बनिक अम्ल, आणविक हाइड्रोजन, थायोसल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि होते हैं। तो नील ने बताया कि गंधक जीवाणु बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फेट H2S को हाइड्रोजन दाता के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जबकि शैवाल तथा हरे पादप वाटर को H2O को हाइड्रोजन दाता के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो नील ने इन गंधक जीवाणुओं के लिए एक निम्न समीकरण प्रतिपादित किया। मतलब ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड reacts with H2S in the presence of light to form the carbohydrate। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जैसे बताया यह ओकावा तथा विश्नक आए इसके बाद, तो इसकी बात कर लेते हैं अपन। ओकावा एंड विश्नक ने हिल अभिक्रिया, प्रकाश अभिक्रिया के दौरान NADP से NADPH के निर्माण की खोज की और उन्होंने बताया ओकावा एंड विश्नक ने बताया कि यह घटक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर NADPH में अपचयित हो जाता है। मतलब यह कारक NADPH कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करने में सक्षम होता है। इसके पश्चात डेनियल आर्नन ने प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण की खोज की। मतलब डेनियल आर्नन ने फोटोफॉस्फोराइलेशन की खोज की और उन्होंने पाया कि पृथक्कृत क्लोरोप्लास्ट में ATP संश्लेषण केवल प्रकाश की उपस्थिति में होता है तथा इस प्रक्रिया को फोटोफॉस्फोराइलेशन के नाम से जाना जाने लगा। तो इस प्रकार प्रकाशीय अभिक्रिया में ATP तथा NADPH के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है तथा इस ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयित करने में होता है। तो केल्विन ने कार्बन डाइऑक्साइड अपचयन की क्रियाविधि की खोज की। उनके अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन या स्थिरीकरण चक्रीय क्रम में होता है। इसके खोजकर्ता के आधार पर इस चक्र को केल्विन चक्र कहते हैं। इसी प्रकार अपन देखते हैं कॉटशेक व सहयोगियों ने गन्ने में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण के फलस्वरूप C4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के निर्माण की खोज की। बाद में हैच एंड स्लैक ने C4 चक्र का विस्तृत अध्ययन किया। अपन देखते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का महत्व। तो प्रकाश संश्लेषण एक आधारभूत प्रक्रिया है तथा जीवन के निरंतर अस्तित्व के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि सजीवों को कार्बनिक भोजन तथा ऑक्सीजन इसी प्रक्रिया की फलस्वरूप उपलब्ध होती है। तो पहला सिग्निफिकेंस क्या है? अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोजन निर्माण की यही एकमात्र विधि है। हरे पादप फोटोसिंथेसिस द्वारा, मतलब हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा अत्यधिक भोजन अथवा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, जो इनके स्वयं के अतिरिक्त समस्त परपोषियों द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। दूसरा है प्रकाश संश्लेषी उत्पाद सजीवों के संरचनात्मक निर्माण, बॉडी बिल्डिंग के अतिरिक्त विभिन्न जैविक क्रियाओं व गति के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बनिक भोज्य पदार्थों में सन्निहित रासायनिक ऊर्जा विकिरण ऊर्जा का ही परिवर्तित रूप होता है। तीसरा है खनिज कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ व प्राकृतिक गैस आदि समस्त
समस्त फॉसिल ऑयल, समस्त जीवाश्मी ईंधन, अतीत में पाए जाने वाले पौधों की प्रकाश संश्लेषी पूंजी को निरूपित करते हैं। इनका निर्माण सजीवों के दबे अवशेषों से ऊष्मा व दबाव के परिणाम स्वरूप होता है। तो काष्ठ के साथ ये जीवाश्मी पदार्थ महत्वपूर्ण ऊर्जा के स्रोत हैं। फोर्थ है, भोजन के अतिरिक्त अनेक उत्पाद जो कार्बनिक जगत से प्राप्त होते हैं प्रकाश संश्लेषण का ही परिणाम है, जैसे प्राकृतिक रेशे, औषध, गोंद, टैनिन, रेजिन, फर्नीचर, तेल इत्यादि। और फिफ्थ है, सजीवों की श्वसन क्रिया में निरंतर ऑक्सीजन का उपभोग व कार्बन डाइऑक्साइड का निकास होता है। तो कार्बनिक पदार्थों ईंधन के दहन से भी भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में अधिक सांद्रता विषाक्त होती है, परंतु प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निरंतर कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग होता है तथा ऑक्सीजन विमुक्त होती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप इन गैसों की सांद्रता वायुमंडल में स्थिर बनी रहती है, जिससे वातावरण सजीवों के अनुकूल बना रहता है। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण का स्थल, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट वह कोशिकांग है जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो क्लोरोप्लास्ट अत्यंत जटिल संरचना के कोशिकांग हैं जो हरे पादपों के कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से उपस्थित होते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, ऑक्सीजन का विमोचन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अंततः स्टार्च में परिवर्तन इत्यादि सभी क्रियाएं दीप्तिमान इल्यूमिनेटेड क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। इनका विकास प्रोप्लास्टिड्स नामक छोटे अपरिपक्व तथा लगभग रंगहीन प्लास्टिड से होता है, जो अनिषेचित अंड से व्युत्पन्न होते हैं। तो बीज अंकुरण के पश्चात तना व पत्तियों के निर्माण के समय ये प्रोप्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट में विकसित हो जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट शब्द का गठन शिम्पर ने किया था। अब बात करते हैं कवकों, नील हरित शैवालों तथा कुछ जीवाणुओं के अतिरिक्त सभी हरे पादपों में हरित लवक उपस्थित होते हैं और ये अंडाकार, गोलाकार, दीर्घवृत्ताकार अथवा डिस्कॉइड बिंबाभ प्रकृति के होते हैं। क्या बता रहे हैं? कवकों, नील हरित शैवालों तथा कुछ जीवाणुओं के अतिरिक्त सभी हरे पादपों में हरित लवक उपस्थित होते हैं और ये हरित लवक अंडाकार, गोलाकार, दीर्घवृत्ताकार अथवा डिस्कॉइड आकृति के होते हैं। तो पादप कोशिका में केंद्रक के बाद क्लोरोप्लास्ट ही सबसे बड़े अंगक होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का व्यास 4 से 10 माइक्रोन तथा मोटाई 1 से 3 माइक्रोन होती है। तो शैवालों में, एल्गी में क्लोरोप्लास्ट आकार व आकृति में अत्यधिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। जैसे क्लैमाइडोमोनास में क्लोरोप्लास्ट प्यालेनुमा होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्यालेनुमा होते हैं। क्लोरेला में क्लैमाइडोमोनास घंटाकार बेल शेप्ड होते हैं। यूलोथ्रिक्स नामक शैवाल में क्लोरोप्लास्ट गर्डल शेप्ड होते हैं तथा जिग्निमा नामक शैवाल में क्लोरोप्लास्ट ताराकृत स्टीलेट होते हैं। तो कुछ पादपों में क्लोरोप्लास्ट पर्णमध्योतक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं तथा प्रत्येक कोशिका में इनकी संख्या विभिन्न पादपों में भिन्न होती है। तो पर्णमध्योतक कोशिकाओं में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट प्रति कोशिका उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसकी बात कर रहे हैं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी उसी स्लाइड को शेयर करती हूँ मैं। तो एक परिपक्व औसत
क्लोरोप्लास्ट का रासायनिक संगठन शुष्क भार के आधार पर निम्न प्रकार का होता है। प्रोटीन है 40 से 50%, फॉस्फोलिपिड है 25 से 30%, क्लोरोफिल है 5 से 10%, कैरोटीनॉइड्स है 1 से 2%, आरएनए है 5% तथा राइबोसोम्स 70S। और कैरोटीनॉइड्स कौन से होते हैं? 75% जैतोफिल तथा 25% कैरोटीन होते हैं। और नेक्स्ट है डीएनए एंजाइम्स व अकार्बनिक तत्व जैसे आयरन, कॉपर, मैंगनीज, मैग्नीशियम एंड जिंक अंश मात्र होते हैं। तो हरित लवक में क्यूनोन्स क्या होते हैं? हरित लवक में क्यूनोन्स, फ्लेविन्स, टोकोफेरॉल तथा लाइपोप्रोटीन प्रकार के प्रोटीन उपस्थित होते हैं। जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि कौन सा है? फॉस्फाटिडाइल ग्लिसरॉल। क्या है? फॉस्फाटिडाइल ग्लिसरॉल तथा फॉस्फेटिडिक एसिड व इनोसिटॉल आदि होते हैं। ठीक है। एंजाइम्स में डीएनए पॉलीमरेज व आरएनए पॉलीमरेज के अतिरिक्त प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। और डीएनए में पुनरावृत्ति व प्रोटीन संश्लेषण क्षमता होती है तथा यह लक्षण क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनील का दर्जा प्रदान करता है। ठीक है। अब 1:40 तो हो गए। अब अपन करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक की परासंरचना। तो प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट 2 एकल कलाओं 2 यूनिट मेम्ब्रेन के द्वारा परिबद्ध रहता है। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट 2 एकल कलाओं द्वारा परिबद्ध रहता है और प्रत्येक कला की मोटाई 50 से 80 एंगस्ट्रॉन डिग्री होती है तथा दोनों कलाओं के मध्य 80 से 100 एंगस्ट्रॉन डिग्री चौड़ा अवकाश होता है, जिसे परिकला अवकाश पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का अंतःस्थल 2 क्षेत्रों स्ट्रोमा या पिटिका तथा ग्रेना में विभेदित होता है। अब बात करते हैं स्ट्रोमा की। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? कोई कुछ कहना चाह रहा है? मैम सेमी ऑटोनोमस मतलब? सेमी ऑटोनोमस बेटा मैं इसको क्लैरिफाई आपको कल कर दूंगी, या अभी आगे होने दो। सेमी ऑटोनोमस का आपने पूछा है ना, तो कल कर देंगे बेटा इसको क्लियर, या नेक्स्ट क्लास में कर देती हूँ आपको। अभी बंद ही कर देते हैं इसको सृष्टि, 1 मिनट। फिर मैं आपको सेमी ऑटोनोमस का मतलब पूछ रहा हूँ ना, कहाँ पे आया है सेमी ऑटोनोमस? सृष्टि एक तो मैंने बता रही हूँ, आप बोल रहे बेटा। अच्छा, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनील का कार्य करता है, ये बताया ना। तो ये इसका मतलब ये है बेटा, इसमें क्या पाया जाता है? एंजाइम्स में कौन कौन से एंजाइम्स मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट में? डीएनए पॉलीमरेज व आरएनए पॉलीमरेज भी मिलता है। और इनमें डीएनए में पुनरावृत्ति व प्रोटीन संश्लेषण की क्षमता होती है। और क्योंकि इसमें डीएनए में बेटा क्या होता है? डीएनए में रेप्लिकेशन की क्षमता होती है और प्रोटीन सिंथेसिस की क्षमता होती है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनील अर्ध स्वायत्त अंगक का दर्जा प्रदान करता है। अब आया सृष्टि, यह सॉन्ग क्लैरिफाई करना है। मैम इसे और बताना, एक्सप्लेन अच्छे से। अच्छा बेटा, मैं और बता दूंगी इसको। एक बार इसका देख लो, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक की परासंरचना। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट 2 एकल कलाओं द्वारा परिबद्ध रहता है। प्रत्येक कला की मोटाई 50 से 80 एंगस्ट्रॉन डिग्री होती है तथा दोनों कलाओं के मध्य 80 से 100 एंगस्ट्रॉन डिग्री चौड़ा अवकाश होता है, जिसे परिकला अवकाश कहते हैं, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट का अंतःस्थल 2 क्षेत्रों स्ट्रोमा या पिटिका में विभेदित होता है। तो बात करेंगे स्ट्रोमा। अच्छा, इसको शेयर करके मैं आज यही वाला पेपर आपके साथ 5 मिनट बाद ले लेती हूँ, क्योंकि आप आज भी वही हो। ठीक है, अभी इसको एंड कर देते हैं। शिष्य भी मैं देखती हूँ, जो आपने पूछा 5 मिनट बाद फिर ज्वाइन कर लो। अच्छा, कम जो नहीं हो शिष्य, ज्वाइन करना चाहोगे? कोमल वापस ज्वाइन करना चाहोगे सृष्टि? हाँ सृष्टि, ठीक है। यस मैम। ओके, फिर लेते हैं अपन।